अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी राह चलती खवातीन को हरासा और उनके साथ गैर अखलाकी हरकतों सकनात करने वाले कई मुलजमान पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लाहौर में डिफेंस बी के इलाके में एक वाक़या पेश आता है, उसकी क्लोज सर्किट फुटेज सामने आती है, पुलिस उस मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी जानिब थाना मिल्लत पार्क पुलिस स्टेशन की हदूद में इसी तरह का एक वाक़या पेश आता है, पुलिस उस मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर आ चुकी होती है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि इस तरह के वाक़यात को डकैती और राजनी की वारदातों की तरह फौरी तौर पर ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हुकूमत पंजाब का कहना है कि बच्चे और ख़वातीन डेड लाइन है, रेड लाइन है। इनके साथ होने वाली ज़्यादती या जुल्म की वारदातें करने वाले लोग फौरी तौर पर गिरफ्तार होने चाहिए। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें हरासा किए जाने की और गैर अखलाकी हरकत किए जाने की क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर आती है, तो पुलिस उसको किस तरह से लेती है। सबसे पहले हम आपको वो फुटेजेस दिखाएंगे, फिर उसके बाद पुलिस का मौक़िफ़ भी दिखाएंगे कि पुलिस ऐसे मुलजमान को कैसे गिरफ़्तार करती है और जो गिरफ़्तार होने वाले मुलजिम हैं वो नफ्सियाती तौर पर, जहनी तौर पर किस हालत में होते हैं। और ये भी हम आपको दिखाएंगे कि ख़ासकर माहिर नफ्सियात ऐसे मुलजमान के बारे में क्या कहते हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से ऐसे पुलिस एहलकार जो ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनके इलाज मुआलजे भी किए गए और उनका ट्रीटमेंट करवाने के बाद उनको जो है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनके इंटरव्यूज़ भी सामने आते हैं। दूसरी जानिब ये भी हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे कि ऐसी ख़वातीन जो इंसाफ के हसूल के लिए पुलिस के पास जाती हैं और बाज़ पुलिस एहलकार उनके साथ भी गैर अखलाकी रवैया इख्तियार करते हैं और इस पर पुलिस के आला हुकाम क्या एक्शन लेते हैं और क्या एक्शन लिए जा चुके हैं, ये भी हम आपको आज के इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि सरे राह चलती हुई ख़वातीन को किस तरह से हरासा किया जाता है और उनके साथ गैर अखलाकी हरकत भी की जाती हैं। बाज़ ऐसे मामला होते हैं जिसके बारे में ख़वातीन शिकायत भी नहीं करती हैं और बाज़ ऐसे मामला सामने आते हैं जिसकी क्लोज सर्किट फुटेज भी मंजर आम पर आ जाती है। लाहौर में जो एक वाक़या होता है, मिल्लत पार्क पुलिस स्टेशन की हदूद में ख़वातीन के साथ, खातून के साथ नाजेबा हरकत की जाती हैं और उसका जो मुलजिम था वो बड़ी आसानी से वहाँ से फ़रार हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से कि वो क्लोज सर्किट फुटेज में आ जाता है और पुलिस जो है कंप्लेंट मिलने के बाद, शिकायत मिलने के बाद उस मुलजिम को ना सिर्फ गिरफ़्तार करती है बल्कि उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। जब पुलिस इस तरह के काम करती है तो यकीनन ऐसे वो तमाम लोग जो ऐसी हरकत में या ऐसे जुर्म में मुलव्विस होते हैं उनको गिरफ़्तार भी किया जाता है और उनको करार वाकई सज़ा भी दिलवाई जाती है। ये जो वाक़या मिल्लत पार्क पुलिस स्टेशन की हदूद में होता है, ये वाक़या है क्या? यहाँ के जो SHO हैं सुहेल साहब, उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि खातून ने, लड़की ने कंप्लेन की, उसका भाई इस मुकदमे में मुद्दई था। मामला हुआ क्या, किस तरह से मुलजिम तक पहुंचा गया और उसको कैसे गिरफ़्तार किया गया, क्या उसने ये
पहली मर्तबा किया था या इससे पहले भी वो ऐसी हरकत कर चुका है? सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल साहब ये बताइएगा कि आपकी पुलिस स्टेशन की हदूद में ये जब वाक़या पेश आता है, एक लड़की जो अपने मोहल्ले में गली में ही होती है और उसके साथ नाजेबा हरकत एक शख्स करता है और मोटरसाइकिल पे फरार हो जाता है, हम क्लोज सर्किट फुटेज भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैसे आप तक कंप्लेन आई, फिर मुलजिम तक आप कैसे पहुँचे? ये मैं पब्लिक आवर्स में अपने ऑफिस में मौजूद था, तो मेरे पास दो बंदे तशरीफ़ लाए इधर बैतुल रज़ा कॉलोनी से। तो उन्होंने बताया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं सीक्रेटली। तो मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह, वो लड़के ने बताया कि मेरी सिस्टर के साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। तो हम डर रहे थे, पहले भी हमारे मोहल्ले में एक इस तरह का इंसिडेंट हो चुका है, वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुआ, तो हम इस दफ़ा नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन उनके साथ जो शॉपकीपर थे वो आए, उन्होंने उनको कन्विंस किया कि आप ये केस पुलिस में रिपोर्ट करें। तो मेरे पास आए, मैंने फिल फॉर विद इन नो टाइम खुद गया, जाके सीसीटीवी कैमरा देखा। वो लकीली सारा इंसिडेंट जो था वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड था। ठीक है। तो मैंने फौरी अपने सीनियर्स के नोटिस में दिया ये मामला कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। फिर वो चाह रहे थे कि हम सिर्फ पुलिस के नोटिस में देंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, मतलब इसको परसू नहीं करना चाहते मज़ीद। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं, ये आजकल हमारी गवर्नमेंट की भी एक पॉलिसी है कि हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन जो है उस पर बड़ी सख्त पॉलिसी है। तो मैंने कहा नहीं, आप इसको प्रोसीड करें, इसको परसू करें, इसके पीछे चलें। तो वो कन्विंस हो गए मेरी बात से। ठीक है। तो मज़ीद फिर मैंने उधर उस को बैक ट्रैक भी करना स्टार्ट किया और उसको फॉरवर्ड ट्रैक करना भी स्टार्ट किया। तो इसी इसना में हमें फिर एक कैमरा मिला जिसमें उसकी बाइक का नंबर प्लेट जो है वो वाज़े हो गई। वैसे उसने हेलमेट पहना हुआ था? जी बिल्कुल, उसने हेलमेट पहना हुआ था और एक नीले रंग का शॉपिंग बैग भी जो है ना उसकी था बाइक के साथ। ठीक है। तो हमने वो जब ट्रैक करना स्टार्ट किया, बाइक का नंबर आ गया, तो ज़ाहिर है एक बाइक जो है वो मुख्तलिफ मॉडल्स में वो होती है, 24, 25, 26, एक ही नंबर की कहीं भी हो सकती है। ठीक है। वो हमने सारी बाइक्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट की। फिर हमें एक क्लू मिला एक कैमरे से कि हमें पता चला ये कंपनी की बाइक है। ठीक है। तो वो अल्लाह का शुक्र है वो हमें पता चल गया। फिर मज़ीद हमने उसकी बाइक से उसकी ऑनरशिप निकाली और मज़ीद टेक्निकल वर्क जो पुलिस का होता है करके, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर मैंने गिरफ़्तार किया और सारी फिर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो अमल। ठीक है। अच्छा, आपने गिरफ़्तार करने के बाद उस पर FIR जो है वो दर्ज की। जी जी। और जब इस मुलजिम को पकड़ा गया, क्या करता था, इसका काम काज रोज़गार क्या था, और शादीशुदा था, बच्चे थे, बीवी थी? जी बिल्कुल, ये 35 ईयर्स के करीब इसकी एज है और बिल्कुल स्लिम स्मार्ट है और ये शादीशुदा है, इसकी एक बेटी भी है। अच्छा जी, उसने बताया हमें कि मेरी बेटी भी है और ये एक वाल्टन रोड पे फार्मेसी है, उसमें ये काम करता है। ठीक है। और रहायशी भी वाल्टन का? ये रहायशी जो है रहता न्याजी अड्डे के पास है। वैसे इसका जो एड्रेस था वो सांदा का लिखा हुआ है, लेकिन रहता ये न्याजी अड्डे के पास है। ठीक है। जब इसको आपने गिरफ़्तार किया, कहाँ से इसको पकड़ा, और फिर गिरफ़्तार करने के बाद इसने किस तरह का स्टेटमेंट दिया? कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी, कोई बेबसी उस पर ज़ाहिर होती थी? हमने इसको फार्मेसी से ही गिरफ़्तार किया है, तो वो हमने उधर शो नहीं किया कि हम इसको किस लिए गिरफ़्तार कर रहे हैं। तो रास्ते में हमने कोई बात नहीं की उससे, इधर ला के उसको इंटेरोगेट किया, तो वो नहीं मान रहा था स्टार्ट में कि अच्छा। मैंने कोई इस तरह का काम नहीं किया। फिर मैंने उसको क्लोज फोटेजेस दिखाई, वो ज़ाहिर है उसका जो हेलमेट था उसका वही शॉपर जो है वो मैंने मौके से ही बरामद कर लिया था वहीं पे? जी बिल्कुल वहीं पे। शर्ट उसकी चाहिए थी। ठीक है। जो उसने उस दिन शर्ट पहनी हुई थी, वो फिर मैंने उससे क्वेश्चन किया कि भैया आपकी वो शर्ट किधर है, तो ही सेड के वो मैंने कल पहनी हुई थी, वो ज़ुबान से निकल गया। तो फिर मान गया, वो कॉन्फेस किया उसने। तो फिर मज़ीद इस तरह उसको जब आप उसको पुलिस स्टेशन लाते हैं तो फिर क्या कहता है कि कोई क्यों ऐसे किया, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की इज्जत के साथ, और बड़े सरे राह चलते हुए? इसका उसने कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं किया मुझे। अच्छा। मैंने बड़ी कोशिश की उससे ये इस सवाल का जवाब लेने के लिए। मैंने 8 से 10 दफ़ा रिपीटेडली उसको
मतलब आई आस्क हिम अ क्वेश्चन कि ये भाई बताएं आपने क्यों ऐसा किया है, तो वो सेट के एक दफ़ा उसने बड़ा अजीबोगरीब आंसर दिया है। तो वो मुझे लगता है कोई साइकोलॉजिकल इशू है उसके साथ। नफसियाती तौर पे उसका मसला लगता था बज़ाहिर। शायद वो रिपीटेडली ये क्राइम कर रहा था और वो कभी पकड़ा नहीं गया होगा, तो उसने फिर सोचा कि ये कंटिन्यू रहे। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब ये बताएं कि आपने एफआईआर दी और जो एफआईआर दर्ज की उस पे दफात कौन सी थी और क्या उसको सज़ा मिलेगी, इतनी सज़ा मिल पाएगी कि वो आइंदा ये हरकत ना करे? दफात हमने वो रेलिवेंटली जो ये हरासमेंट किए हैं भूल गए हैं, और बाकी मज़ीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन वाले कर रहे हैं इस चीज़ को, टेक्निकली वो देख रहे हैं, वो पुलिस वर्क में आगे फिर ठीक है। इसको सुहेल साहब आपने कहा कि शायद उसने ये हरकत पहले भी की हों, तो कोई आपके इलाके में ऐसी पहले भी कोई रिपोर्ट हुई है, शिकायत, या उसने कोई इंटेरोगेशन के दौरान कोई चीज़ मानी है, या इलाके में किसी को इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि ये आदी हो सकता है कि ऐसे ही करता हो? मेरे इलाके में ये फर्स्ट इंसिडेंट है जब से मेरी पोस्टिंग है इधर। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ही ये मेरे नोटिस में है, तो मैंने विद इन नो टाइम अपने सीनियर्स को आगाह करके तो मैंने फौरी तौर पे इस पर एक्शन लिया। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब ये बताएं कि पंजाब हुकूमत का एक विजन है और ख़ासकर सीएम पंजाब का कि ख़वातीन के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, बच्चों के वाले से रेड लाइन है, डेडलाइन है, तो इस पे अब पुलिस फोकस ज़्यादा कर रही है। जिस तरह से आपने बताया कि उनको मोटिवेट किया कि वो कंप्लेन करें, हालांकि वो सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने आए थे, ज़ाहिर है बदनामी से बचने के लिए या नाम ओपन ना होने की वजह से वो कर रहे हैं, तो कुछ ख़ास हिदायत भी हैं आपको सीनियर्स की तरफ से? बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सख्त डायरेक्शंस है, और हमारे सीनियर्स की तरफ से स्पेशली सर फैसल कामरान साहब DIG ऑपरेशन साहब हैं जो, उनकी तरफ से बड़ी ये सख्ती से हमें कहा गया है कि कोई भी हरासमेंट का केस आता है तो विद इन नो टाइम उसको प्रोसीड भी करना है, उस पर एक्शन भी करना है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो विद इन नो टाइम किया भी है, और बाकी पुलिस भी कर रही है। ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस है हमारे सीनियर्स की कि आपने विद इन नो टाइम इसको प्रोसीड भी करना है, इस पर एक्शन भी करना है। सुहेल साहब आखिरी सवाल है कि ये बताइएगा कि जो लोग ऐसे गली मोहल्लों में ऐसे रहते हैं जैसे आपका एरिया है, अगर कोई ऐसी कंप्लेन किसी को होती है तो क्या उनको पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए? और लोग अपनी इज़्ज़त को महफूज रखते हुए शायद थाने तक आने की कोशिश भी नहीं करते हैं, ज़रूरत भी नहीं करते हैं, तो इनके ऐसे लोगों के लिए कोई आपके पास मैसेज है कि क्या उनका नाम, उनकी इज़्ज़त, उसके वक़ार को जो है वो महफूज रखा जाता है? सर बिल्कुल, पुलिस अब खुद चल के जाती है और हमेशा ही उनका नाम सिगा राज में रखा जाता है, और अब तो मज़ीद इस पर सख्ती है। हम हर सूरत इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जिस बंदे के साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है उसकी हम पब्लिक आइडेंटिटी जो है वो कभी भी शो नहीं करते, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस केस में भी ऐसा ही किया है। और अगर कोई इस तरह का किसी के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको बिल्कुल पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। पुलिस अब बिल्कुल बदल चुकी है, पुराने तौर तरीके नहीं है। अब पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ कर रही है, प्रोफेशनल तरीके से अब ये सारी चीज़ों को डील किया जाता है, और लोगों को बिल्कुल ये करना चाहिए, पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि आइंदा जो है कोई भी इस तरह का इंसिडेंट जो है फ्यूचर में ना हो सके। बिल्कुल, ये लोगों को बिल्कुल रिपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सुहेल लियाकत साहब की आपने बात सुनी कि ये जो मामलात हैं ये अक्सर हम अब सोशल मीडिया के ज़रिए देखते भी हैं, लेकिन ख़ासकर लाहौर पुलिस के हवाले से इसको बड़ा संजीदगी के साथ दिया जा रहा है, क्योंकि ये हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ख़वातीन और बच्चों के लिए रेड लाइन, डेडलाइन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया ऐसे मामलात को। अब वो लोग जो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए या किसी भी मामले के लिए ऐसे मामलात और वाक़यात को रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनके लिए भी एक पुलिस की जानिब से बड़ा अच्छा मैसेज है कि अगर ऐसा आपके गली मोहल्ले में हो, कोई शख्स आपके साथ, हमारी या आपकी बेटी या बहन के साथ कुछ ऐसा करे, तो आप पुलिस में रिपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि उस रिपोर्ट को सिगा राज में रखा जाता है और उस वक्त तक जब तक उसका मुलजिम गिरफ़्तार नहीं हो जाता और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, किसी को मालूम भी नहीं होता है। लाहौर में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात
और मामला सामने आ चुके हैं, जिसमें पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार किया, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए। डिफेंस के इलाके में भी ऐसा ही वाक़या हुआ, जिसमें सीसीटीवी फुटेज सामने आती है और उसको भी मुलजिम को पकड़ लिया जाता है और उसको करारवा की सज़ा दिलवाने के लिए मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। ये मिल्लत पार्क पुलिस स्टेशन ये दूध में जब एक वाक़या पेश आता है तो ना सिर्फ ये वाक़या नहीं रहता है, बल्कि उस मुलजिम को गिरफ़्तार भी किया जाता है और गिरफ़्तार करके उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें जो SHO मिल्लत पार्क है, उन्होंने सबसे अहम बात की कि वो जो मुलजिम था बज़ाहिर तो वो ठीक था, शादीशुदा भी था, उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन लगता ऐसे था कि वो नफसियाती तौर पर शायद बीमार है या उसका कोई नफसियाती इशू हो सकता है। ऐसे लोगों के बारे में जो गली और मोहल्लों में या आम शाहराओं पे ऐसी हरकतों से कनात करते हैं, क्या वो ज़हनी तौर पर स्टेबल होते हैं? इसके बारे में माहिर नफ्सियात क्या कहते हैं, ये भी हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे। सड़कों में, गली चौराहों में ख़वातीन के साथ जो गैर अखलाकी हरकत करने वाले लोग, जिनको पुलिस की ज़ुबान में मुलजिम कहा जाता है, जब ये गिरफ़्तार होते हैं तो पुलिस इनके साथ क्या करती है, ये सारी तफसील हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताई और ये भी आपको बताया कि जब ये गिरफ़्तार होते हैं तो इनकी ज़हनी हालत जो पुलिस एहलकार या पुलिस अफसरान देखते हैं तो वो किस तरह की होती है, और जब ये इनकी क्लोज सर्किट फुटेज यानी कि CCTV फुटेज देखी जाए तो उसमें ये कितनी दीदा दलेरी से तमाम कारनामे सर अंजाम देते हैं जो इंतहाई शर्मनाक और गैर अखलाकी हरकत होती हैं। इसी सिलसिले में इनकी ज़हनी हालत जानने के लिए कि जो ऐसी हरकत तो सकनात करते हैं, इनकी ज़हनी हालत कैसी होती है, माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर अली अजमल साहब, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कुछ ख़ास मर्ज़ होता है ऐसा जिसमें ना ये देखते हैं कि किसी सड़क पे, किसी चौराहे पे कोई इनको देखने वाला नहीं है, कोई इनको पहचानने वाला नहीं है, और ख़वातीन को इस तरह से ना सिर्फ हरासा करते हैं बल्कि उनके साथ गैर अखलाकी हरकत भी करते हैं। पिछले कुछ अरसे से ये लाहौर में और दीगर अजला में भी बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हो चुके, पुलिस ने बहुत से मुलज़मान को पकड़ा भी, और लाहौर में भी ये वाक़यात की कोई कमी नहीं हो रही बल्कि ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस इस पर फौरी तौर पर एक्शन लेती है और उन मुलज़मान को गिरफ़्तार करती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ख़वातीन बापर्दा हों, सड़क पे जा रही हों, गली हो, मोहल्ला हो, तो ऐसे लोग ना सिर्फ उनको उन पे आवाज़ें कसते हैं बल्कि उनके साथ ऐसी फ़िज़िकली ऐसी गैर अखलाकी हरकत करते हैं, क्या ये लोग ज़हनी तौर पे स्टेबल होते हैं? जी देखें, इसमें 2-3 वजूहात हैं जिसकी बिना पर लोग ऐसी हरकतें करते हैं। उसमें बिल्कुल कुछ लोग तो बहरहाल ज़हनी तौर पे थोड़े कमज़ोर होते हैं, इनको हम अनस्टेबल नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि इनको कोई बीमारी है, लेकिन बहरहाल इनको शख्सी बीमारी का थोड़ा सा इनमें अंसर पाया जाता है। कुछ ज़हनी बीमारियां तो जैसे उर्फ़ आम में हमने सुना होता है, कोई डिप्रेशन है, कोई एंग्जाइटी है, या इस तरह के मामला हैं, ये ऐसे मसले होते हैं जिनमें इनकी इखलाकी ग्रोथ नहीं हुई होती, इसको हम कहते हैं शख्सियत की बीमारी। उसमें आमतौर पे ये लोग खुद भी नहीं समझते कि इनमें कोई मसला है और आमतौर पे माशरा भी नहीं समझता कि इनमें कोई मसला है। तो अक्सर औकात जो ऐसी हरकतें करते हैं या तो उनमें शख्सियत की बीमारी या शख्सियत की कमी पाई जाती है, एक वजह तो ये है। उसमें दूसरी वजह यह है कि फिर लोग क्यों ऐसी हरकतें करते हैं। इसमें देखिए, जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो जिस्म बढ़ता है, उसी तरह से इंसान की इखलाकी ग्रोथ भी होती है, इसको मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसे लोगों का जिस्म तो बढ़ जाता है, उम्र तो बढ़ जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बूढ़े होके भी उनकी इखलाकी ग्रोथ जो है, मॉरल डेवलपमेंट नहीं हुई होती, इखलाकी तौर पे वो लोग छोटे रह जाते हैं, इस वजह से ये ऐसी हरकतें करते हैं। इसकी तीसरी बड़ी वजह यह है जी कि ऐसे लोग जो हैं इनमें जज्बाती तौर पे कुछ मसाइल पाए जाते हैं।
हो सकता है कि इनके घर के मसले हों, कोई फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ जाती है कि जिसको वो अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाते और फिर ऐसी हरकतें करते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बुनियादी वजह है कि कुछ लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। देखें, इसमें कुछ ना मैं समझता हूं कि तरबियत का फुकदान है। हर जो मसला है वो किसी ज़हनी मसले की वजह से नहीं होता, इसमें बहरहाल तरबियत का भी एक बड़ा अमल दखल है। अब देखें कि यही लोग जो ऐसी चीज़ें करते हैं, इनको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में शर्म महसूस नहीं होती। यही वो लोग हैं जो कि आमतौर पे गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं अपनी बहन को, माँ को, बेटी को, लेकिन जब दूसरे की बहन बेटी की बात आती है तो उसको जाके छेड़ते हैं, हैरासमेंट होती है, ईव टीजिंग होती है। ये तरबियत का फुकदान इसलिए है कि कहीं ना कहीं इनको हमने सिखाया ही नहीं ऐसे नौजवानों को कि ये मर्दानगी नहीं है। देखिए ना, एक औरत को जा रही है, आप उसको छेड़ रहे हैं और इस हद तक आपकी क्या गैरत का देखे किस हद तक दब चुकी है कि बच्ची को आप छेड़ रहे हैं। अब उसमें क्या कि तरबियत इनकी नहीं हुई, इनको लगता है कि इसमें तो कोई बुरी बात है ही नहीं, ये तो नॉर्मल, ये तो बड़ी मर्दानगी की बात है। हालांकि देखिए, इसमें एक चीज हमने समझनी है कि मर्दानगी ये नहीं है। मर्दानगी तो ये है कि औरत बाहर जाते हुए मर्द की मौजूदगी में महफूज महसूस करती है। असल मर्दानगी तो ये है कि आप चाहे आपकी औरत है, कोई आपकी कोई माँ, बहन, बेटी, बीवी है, उसके अलावा भी माशरे की दूसरी औरतें आपके होते हुए तहफ्फुज़ महसूस करें कि जी मैं अकेली गली में नहीं जा रही, कुछ मर्द हैं, अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे कोई बचाने आ जाएगा। ये है असल मर्दानगी की तारीफ। तो आप इसमें देखें कि 2-3 वजूहात की बिना पर ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। अब केस टू केस वेरी करता है कि क्या उसमें शख्सियत का मसला है, वो जज्बाती तौर पे कुछ मसले पाए जाते हैं, या उसके अलावा उसको कोई इखलाकी तौर पे वो छोटा रह गया है, या फिर तरबियत का फुकदान है। ज्यादातर मामलात में ये तरबियत का फुकदान होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपसे एक और राय लेना चाहता हूँ। आपने खुद ही जिक्र किया, ख़वातीन का तो चले हो गया, पिछले दिनों एक मुल्तान में मामला होता है कि एक बच्ची 10 साल उम्र होगी, छोटा भाई 2, 4, 5 साल का उसके साथ होता है। वहाँ पे भी वो शख्स एक ऐसा ही उसको बच्ची को हरासा करता है, ऐसी हरकत करके जाता है जो हम टेलीविज़न स्क्रीन पर वो फुटेज भी ब्लर करके दिखा रहे हैं। तो क्या ख़वातीन तो चले हो गई, छोटी बच्चियाँ, छोटे बच्चे, क्या स्टेजेस में ये ज़्यादा बीमार है ऐसा शख्स जो मुल्तान में ये हरकत करता है बच्ची की? जी बिल्कुल। देखें, बहरहाल किसी किस्म की भी हैरेसमेंट हो ख़वातीन की या कोई ईव टीजिंग हो, इसकी कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं होती। चलें, कोई चोरी की, कोई राजनी की, फिर भी समझ में आता है कि कोई पैसों की ज़रूरत होगी, हालांकि उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। अब ये जो हरासा करना है ख़वातीन को अगर बात करें, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना। किस ज़रूरत के तहत हरासा करता है कोई? सिर्फ और सिर्फ अपने जो अंदर का उसका एक गंध होता है, सिर्फ वही ज़रूरत है और किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं होती। अब जो आपने क्वेश्चन किया कि बच्ची, अब आप देखें कि जब एक मैच्योर औरत को हरासा करना और ईव टीजिंग करने का कोई जवाज नहीं बनता, कोई जरूरत उससे पूरी नहीं होती इसके अलावा कि जी कोई आपने कोई गलीज हरकत करनी है। अब बच्ची के साथ जब ऐसा करते हैं, वो तो बिल्कुल ही एक जीश और इंसान सोच के ही एक तरह से घिन आती है कि ये क्या हो रहा है। अब बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि ये शख्सियती तौर पे उनसे भी कम लेवल पे होते हैं। इसको हम कहते हैं पीडोफिलिया। कुछ लोगों में पीडोफिलिया की अलामात पाई जाती हैं, वो बच्चों के साथ ऐसी हरकतें करके उनको एक तस्कीन मिलती है। अब आप देखें कि यहां पे खत्म नहीं होता। आजकल तो आप देखें कि बच्चे तो औरतें जो है कब्रों में महफूज नहीं है, इसको अब नेक्रोफिलिया कहते हैं। कुछ लोग ऐसे माशरे में दरिंदे घूम रहे हैं जो कि मैं कहता हूं छोटी बच्चियां, बच्चे तो दूर की बात है, कब्रों में लेटी हुई औरतें जो हैं वो उनके हाथों गैर महफूज हैं। अब देखें ये माशरा किस तरफ चल पड़ा है। अगर हमने इस चीज को अभी कंट्रोल नहीं किया, अब देखें छोटी बच्ची के साथ हैरासमेंट, उसके बाद औरत की लाश के साथ ऐसी हरकतें, अब इससे नीचे क्या रह जाता है? अब इंसान ने और कितना नीचे गिरना है, और जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी आंखें मैं समझता हूं कि कब खुलेंगी कि इससे नीचे भी जब लोग गिर जाएंगे तब हम कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनाएंगे, चाहे उनके ट्रीटमेंट के मैकेनिज्म हो या उनकी सजाएं देने के कोई मैकेनिज्म हो। इससे नीचे और इंसान क्या गिरेगा? सजा जरूरी है या ट्रीटमेंट जरूरी है? देखिए, इसमें दोनों तरह से हमें चलना पड़ेगा। अगर तो कोई शख्स इस हद तक मरीज बन चुका है कि ये चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है, देखिए ना, जैसे मैंने बताया कि नेक्रोफिलिया है जो कि कब्रों में औरतें महफूज नहीं है, गलियों में छोटे बच्चे बच्चियां जो महफूज नहीं है। एक नॉर्मल इंसान जो है, जीश और इंसान, वो सोच के भी घिन आती है। अब अगर तो कोई शख्स ज़हनी तौर पर इस हद तक बीमार हो चुका है तो सजा उस पर असर नहीं करेगी, उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोग थोड़े हैं,
मतलब कि हर शख्स जो ऐसी हरकतें करता है, शायद ये सैकड़ों में से एक आध शख्स होगा जो कि ज़हनी तौर पे इतना बीमार होगा कि उसको हमें सजा की बजाय ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसे लोगों का तो ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर जो मामलात होते हैं ये इसलिए होते हैं कि तरबियत का फुकदान है, मर्दानगी की गलत तारीफ है, और अगर किसी को अपने कोई मसले वसले को जिंदगी में आ गए, उसने कहा कि अब मुझे मसले हुए, अब मैंने माशरे में बिगाड़ पैदा करना ही करना है, तो ये जो 2-3 कैटेगरी के लोग हैं इनको तो बहरहाल सख्त सजाएं दी जाएंगी तो ये बाज आएंगे। पहली कैटेगरी में इलाज होना चाहिए, लेकिन वो लोग कम हैं। दूसरी कैटेगरी में जो 2-3-4 मैंने आपको कैटेगरीज बनाई, इसमें सख्त से सख्त सजा और फौरी तौर पे सजा का इंप्लीमेंटेशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे कि रोकने के लिए पुलिस है, ज़ाहिर है कानून पे अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस है, लेकिन कुछ ख़वातीन को पुलिस एहलकारों से या पुलिस के लोगों से भी शिकायत होती है कि वो हरासमेंट तो नहीं खैर करते, लेकिन उनके साथ इखलाकी तौर पे उनका बोलना, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ वो ठीक नहीं होता। तो क्या ऐसे लोगों के भी डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो उनके एहलकार ऐसे जो है जिनका इखलाक ठीक नहीं है, जो ख़वातीन के साथ बात करने का तरीका नहीं जानते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए? जी बिल्कुल। देखें, इसमें ये जो पुलिस वाले हैं ये ऑब्वियसली इसी माशरे में से हैं, इसी माशरे की वो भी एक पैदावार है। तो जहाँ जब ओवरऑल ख़वातीन की तरफ कुछ इस तरह के मामलात पाए जाते हैं तो जाहिर बात है उनका भी रुझान हो जाता है। अब इसमें 2-3 चीज़ों से इनको, ये बहुत ही आपने रेलिवेंट बात की है। देखें ना कि अगर कोई आपको बाहर तंग कर रहा है, उसके बाद आप जाते हैं मुहाफ़िज के पास, अब मुहाफ़िज ही आपको तंग करने लग जाए तो फिर किसके पास जाएंगे? तो ये मैं समझता हूँ कि जो ऐसा कर रहे हैं पुलिस वाले, अगर कोई ऐसा कर रहे हैं, कोई भी ऐसा जो एहलकार है वो कर रहा है, तो वो उससे बड़ा मुजरिम है जो कि बाहर सड़क पे बच्ची को तंग कर रहा है, ये उससे बड़ा मुजरिम है। क्योंकि अगर मुहाफ़िज ही ऐसा करेगा तो फिर हम किसके पास जाएंगे? उसमें 2-3 चीजें हैं जी। सबसे पहले तो देखिए, इनकी ना ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट और उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए कि अगर कोई लड़की आपके पास इस तरह से आ गई है तो आपने उसके बारे में जजमेंटल नहीं होना। आमतौर पर देखें पुलिस वाले ये भी है कि जी आपने भी तो कुछ किया होगा, आपने भी तो कुछ कहा होगा। चलें अगर ऐसा मामला है भी तो देखिए इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये पुलिस वालों को नहीं सोचना चाहिए कि इन्होंने कुछ किया होगा। बहरहाल जब कोई जुर्म होता है तो उसको सिर्फ उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, कता नजर इस चीज से कि किसका क्या मामला था। अब उसमें दूसरी बात यह है कि जी सबसे पहले इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनकी मॉरल डेवलपमेंट हो, इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग इनकी अपनी होनी चाहिए। दूसरा फिर यह कि जैसे मैंने बताया कि अगर कोई पुलिस एहलकार ऐसा काम करता है तो वो बड़ा मुजरिम है, सख्त से सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए, सजाएं इनकी सख्त होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए खवातीन के हवाले से हरासमेंट के ऊपर। अगर कोई पुलिस एहलकार ऐसा करता है, 1-2 को आप देखें इबरत का निशान बनाएंगे इनके हाईएफ, तो उसके बाद सबको जो है वो कान हो जाएंगे। एक जिक्र हुआ, अगर आपने कहा कि इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनके ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो एक ऐसा पुलिस एहलकार जो सड़क पे, बीच सड़क पे खुलेआम अपने पंजाब पुलिस के सरबराह को जो है वो बुरा भला कहता है, और एक्सपेक्टेशन तवक्कुआत लोगों ने ये की कि शायद ये डिसमिस हो जाएगा, नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा, लेकिन उस वक्त आईजी पंजाब ने ये ना किया। जो मौजूदा आईजी पंजाब ही हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने उसको बिल्कुल डिसमिस नहीं किया, ना उसको कोई सज़ा दी, बल्कि उसको अपने ऑफिस में बुलवाया, आप जैसे माहिर डॉक्टर्स को भी बुलवाया और उसका ट्रीटमेंट करवाया, और उसका इलाज मुआवजा हुआ, उसको मेडिसिन दी गई, फिर वो उसकी हालत जो है वो बेहतर भी होगी, और अब वो बड़ी अच्छी नौकरी भी कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम सिर्फ सज़ाओं पे रहें, सज़ा मिलनी चाहिए, अगर सज़ा और जज़ा दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो ये एक बड़ी मिसाल है पंजाब पुलिस में कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि सोशल मीडिया पे वो वीडियो इतनी वायरल होती है कि वो आईजी पंजाब को बुरा भला कहता है और अफसरान को बुरा भला कहता है, लेकिन आईजी साहब बड़ेपन का मुजाहरा तो वो करते ही करते हैं, लेकिन शायद वो डॉक्टर हैं तो इसलिए उन्होंने समझा कि इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है और उसका ट्रीटमेंट करवाया। जी देखिए, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है अगर समझते हैं कि इनका कोई ज़हनी मसला था, उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन ना इसमें ये एक दूसरा एंगल भी है। अब जो उसको, मैंने उसकी कोई रिपोर्ट स्टडी तो नहीं की, लेकिन जितना रिपोर्ट हुआ कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट हुआ। अच्छा, ये एक ऐसा मर्ज है कि जिसका ट्रीटमेंट इतनी जल्दी नहीं होता। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज जी वो सड़क पे गालियां निकाल रहा है, आपने जी 10-15 दिन जी उसका ट्रीटमेंट कराया और 15वें-16वें दिन जी कोई शख्स ठीक हो गया। दुनिया में आज तक बाइपोलर डिसऑर्डर का जो पेशेंट है वो इतनी जल्दी कभी ठीक नहीं हुआ। अब अगर
करें इसको वाकई बाइपोलर था। शायद पुलिस ने ट्रीटमेंट करवाया तो जल्दी नहीं जी नहीं, देखें कोई भी ट्रीटमेंट कराया, बीमारी तो बीमारी है ना जी। तो ये 15-20 दिन, महीने 2 महीने में बाइपोलर डिसऑर्डर ठीक नहीं होता। अब इसका 2 एंगल हैं। अगर तो ये बड़ा खुशाइंद फैसला है कि उन्होंने सजा नहीं दी लेकिन उसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि ट्रीटमेंट इतनी जल्दी होता नहीं ना। अब ये भी एक अबहाम हो सकता है अगर नाराज ना हो कि क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बात इतनी वायरल हो गई थी तो अब कुछ इसको अच्छे तरीके से हैंडल करना था। इसमें देखें, जो मैं समझता हूं कि एक चीज यहां पे मैं कमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि आपने पुलिस की तरफ बात की। देखें बिल्कुल हमारे भाई हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डेड ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं जिनकी कुर्बानियों को सलाम है, मैं सराहता हूं। लेकिन इसमें एक कल्चर ना, जो टिकटॉक कल्चर पुलिस में आजकल आ गया ना, उसने मैं समझता हूं कि बिगाड़ पैदा किया है। आमतौर पे क्या है कि हर ऑफिसर टिकटॉक बना रहा है, फैसले कर रहा है। अब जाहिर बात है जब कैमरे के सामने ये इंसान की एक जहनियत है कि हम कोई ऐसी बात करेंगे तो फिर फौरी कुछ ऐसी बात करनी पड़ेगी जिसकी वजह से जी मेरी वाह हो, वायरल हो, व्यूज आए। और उसमें फिर क्या होता है कि मैं बिल्कुल टिकटॉक बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन उसमें होता यह है कि कारकर्दगी की बजाय फिर ऑफिसर ज्यादा टिकटॉक बनाने शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि एक पंजाब गवर्नमेंट पे बड़े फैसले ये सामने आए थे कि पंजाब पुलिस को टिकटॉक बनाने से, आईजी साहब के भी बड़े मकबूल हुए टिकटॉक, तो उन्होंने भी ख़त्म कर दिया और एक पॉलिसी जारी कर दी कि कोई भी अहलकार और कोई भी ऑफिसर टिकटॉक नहीं बनाएगा। जिनका आप जिक्र करें ये उस वक्त तक तो था, अभी भी बन रहे हैं, अभी बन रहे हैं, टिकटॉक रोज बन रहे हैं, उतने नहीं बन रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि टिकटॉक बनाने से पुलिस की कारकर्दगी मुतासिर होती है? जी बिल्कुल मुतासिर हो रही है। देखिए इमेज बिल्डिंग है ना, इमेज बिल्डिंग तो हर इदारा करता है अपनी लोगों के करीब होने के लिए, लेकिन इमेज बिल्डिंग का ये तरीका नहीं है। आप देखें कि आजकल क्या है, वो ऑफिसर ऐसे मतलब के टिकटॉक बनाते हैं, उसमें कोशिश ऐसी होती है कि कोई ना कोई डायलॉग मार दें, और इसको ये कर दो, इसको ऐसे कर दो। अच्छा, उसमें ये क्या होता है कि पता होता है, देखिए ना इंसानी ज़हनियत है ना, कैमरा सामने है, अब जी कोई ऐसी बात करनी है जिसकी जो बात वायरल हो, मेरी वाह हो जी, बड़ी बल्ले बल्ले हो जाए। अब देखिए ये एक गलत कल्चर है। इससे क्या हो रहा है कि ऑफिसर की ज्यादा जो फोकस हो रहा है वो टिकटॉक बनाने पे हो रहा है, जिसमें कारकर्दगी असल क्या हो रही है वो तो सिरे से ही खत्म होगी ना बात। अब ज्यादा टिकटॉक पे आ गए। अच्छा, अब ये जो आपने जिक्र किया, ये इसका ये जो बाइपोलर था, जिसको इन्होंने कहा कि बाइपोलर था, मुझे नहीं पता, और आप किसी और डॉक्टर से, सारी दुनिया के डॉक्टर से अगर ओपिनियन ले लें, बाइपोलर डिसऑर्डर इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। लेकिन देखें वो क्योंकि वायरल हो गई थी बात। अब चलें, जो भी फैसला था आपके, उसके लिए ट्रीटमेंट करा दिया, उसकी हम निटी ग्रिटीज में नहीं जाते, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि इसके दोनों पहलू हैं। एक अच्छा पहलू है कि उसको सजा देने की बजाय उसको ट्रीटमेंट कराया, लेकिन जो बीमारी डायग्नोज की उसका इलाज इतनी जल्दी मुमकिन ही नहीं है। और अगर उसको ये बीमारी है तो मैं समझता हूं कि फिर देखें उसको आपको रिटायर कर देना चाहिए था, क्योंकि इस बीमारी में, ये बीमारी एक साल चलती है। अब हो सकता है ऐसी बीमार शख्स को आपने गन पकड़ा दी, अब वो तो कभी भी ट्रिगर हो सकता है। तो ये भी एक हमारे लिए आई ओपनर है कि अगर किसी को पुलिस में इस हद तक ज़हनी मसला है, देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये कोई छोटा मर्ज नहीं है। अगर पुलिस में किसी को इस तरह से मसला है, उसको बिल्कुल ऑफ ड्यूटी करके उसका प्रॉपर इलाज हो, उसको गन्स वगैरह से दूर रखा जाए, क्योंकि ऐसे शख्स कभी भी ट्रिगर होके, जैसे कि उस वक्त सारे मीडिया ने देखा कि गालियां वगैरह निकाली, अगर हो सकता है उसके हाथ में कोई गन वगैरह होती तो वो गन चला देता। अब अगर वो शख्स मेडिकेशन पे भी है कि जैसे दवाइयां खा रहा है, तो वो भी अगर एक दिन दवाई खाना भूल जाता है तो उस बात पे भी ट्रिगर हो सकता है वो। तो देखें ये चीज मामलात जो है, फिर मैं वही कहूंगा कि जो टिकटॉक और जो रील का कल्चर आ गया ना हमारे खासतौर पे पुलिस डिपार्टमेंट, इससे मैं समझता हूं कि इससे बिगाड़ पैदा हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप तो यकीनन, हम तो आईजी साहब के इस फैसले को बेहतर ही समझ रहे थे, लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि आप मेडिकली ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन हमें ये लगा कि शायद सिर्फ सज़ा से नहीं, ट्रीटमेंट से, इलाज से जो है वो बेहतरी आ सकती हो। लेकिन ये इलाज कितना टाइम लेता है, ट्रीटमेंट कितना लंबा है, ये तो आप बेहतर जानते हैं। प्रोग्राम में हम आपको आगे चल के एक ऐसी खातून से बात करवाते हैं कि वो खातून जो है वो भी किस तरह से दुखों की मारी हुई पुलिस स्टेशन जाती है, और पुलिस वालों का, हमारे जो पुलिस एहलकार, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि बड़ी कुर्बानियाँ इनकी और बड़े बड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं पुलिस वाले, तो उनका रवैया उस खातून के साथ कैसा था, अपने शोहर के साथ उसकी नाराज़गी या अलहदगी हो चुकी है या होने जा रही है, ये एक अलहदा मौजू है, अलहदा टॉपिक है। लेकिन पुलिस वालों ने उसके साथ किस तरह की
इखलाकी तौर पे ज़ुबान इस्तेमाल की, क्या किसी खातून के साथ ऐसा बोलना चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए। और उसके दूसरी जानिब उसने जब पुलिस के आला हुकाम, आला अफसरान के पास ये शिकायत की तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या उन लोगों की निशानदेही की, उनको कोई सज़ा दी कि नहीं दी, ये गुफ्तगू हम उस खातून के साथ भी करेंगे। और जो इस हवाले से कि जो ख़वातीन को सड़कों में, बीच चौराहों में हरासा किया जाता है, उनके साथ गैर अखलाकी हरकत की जाती हैं, उन लोगों की ज़हनी हालत कैसी है, ये डॉक्टर साहब ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया। और एक इजाफी बात भी उन्होंने बताई कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने ऐसे लोगों को सज़ा भी देनी है, वो अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी कारकर्दगी किस तरह की होती है और किस तरह होनी चाहिए, इस पर भी इन्होंने रोशनी डाली। आगे चल के हम आपको मज़ीद इस प्रोग्राम से जुड़े लोगों से भी बात करवाते हैं। अभी हमने आपको प्रोग्राम में पहले दिखाया भी और बताया भी कि ख़वातीन को जो गलियों और मोहल्लों में हरासा किया जाता है, उसके ऊपर पुलिस किस किस्म के एक्शन कर रही है। मुल्तान में जो वाक़या हुआ उस पर क्या एक्शन हुआ और लाहौर में जो मामलात हुए उस पर क्या एक्शन हुआ। लेकिन कुछ मामलात ऐसे भी सामने आते हैं कि जब ख़वातीन किसी भी मदद के लिए पुलिस स्टेशन या चौकी में जाती हैं तो उनके साथ पुलिस की तरफ से किस तरह का रवैया सामने आता है। ऐसी ही एक खातून जो कैंट डिवीजन पुलिस स्टेशन की हदूद में एक वाक़या चौकी में जाती हैं, उनका एक घरेलू मामला होता है, उसके लिए पुलिस की मदद दरकार होती है। जब वो वहाँ पे जाती हैं तो पुलिस की जानिब से उनके साथ कैसा रवैया होता है। आम आदमी अगर पुलिस के साथ हरासा करने की उसको कोशिश करे या कोई ऐसा अमल करे जिससे गैर अखलाकी तासुर मिलता हो, तो पुलिस तो फ़ौरन एक्शन लेती है और उसके पे मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है और उसको गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन अगर पुलिस वालों की तरफ से इस तरह का मामला सामने आए तो फिर पुलिस हुकाम क्या करते हैं। यकीनन पुलिस हुकाम को जब इस तरह की कोई शिकायत मिलती है, कोई कंप्लेंट जाती है, तो फिर उस पर भी एक्शन होता है। लेकिन जिस खातून के साथ ये सारा मामला हुआ, उसने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दी और क्या पुलिस अफसरान का रिस्पॉन्स रहा, क्या उनको सज़ा मिल पाएगी। और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ हुआ क्या। आपका क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अदीबा है। अदीबा, अदीबा आप कहाँ रहती हैं? मैं गांव भट्टी में रहती हूँ। ये गांव भट्टी कहाँ पे है? जी, ये उधर गुरकी हॉस्पिटल के आगे, गुरकी बम्बे के साथ गांव। ठीक है। भट्टी। तो ये कौन सा पुलिस स्टेशन आपको लगता है? ये बाटापुर लगता है हमें। बाटापुर पुलिस स्टेशन लगता है। क्या हुआ, पुलिस वालों ने कोई आपके साथ बदसलूकी की? जी सर, क्या पहले हुआ? तो मैंने 15 पे कॉल की है। किस लिए? मेरे बच्चों को वो लेके जा रहा था मेरा हस्बैंड। अच्छा, पहले भी 6-7 माह वो लेके चला गया था बाहर से ना, ठीक है। तब भी मैंने कॉल की थी उनको 15 पे। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि मेरे बच्चे बाहर से चले गए हैं। ठीक है, मैंने इस बुनियाद पे कॉल किया है कि कोई उनको लेके चला गया है। रात का टाइम था, ठीक है, मुझे नहीं बताया गया, उसने नहीं मुझे बताया कि मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से 6-7 माह मैंने तब 15 पे कॉल की। मैंने कहा ऐसे मुझे बाहर लोगों से पता चला है कि उसका पापा लेके गया है बच्चों को। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। ठीक है। बेटा बेटी? दोनों बेटे हैं। दोनों बेटे हैं। जी, ठीक है, तो वो लेके गया है। मैंने 15 पे कॉल की कि मैं लोगों की बात पे नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कॉल करती हूँ कि वो आएँ और अपने वो करें। मैंने कॉल किया है, तब भी उन्होंने कहा, मैंने बताया उनको, मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे लोगों से पता चला कि उनके बाबा लेके गए। कहते फिर कोई मसला नहीं अगर लेके गए। मैंने कहा मेरे बच्चों को उनसे नुकसान है तो आप उनको। आपकी सेपरेशन हो चुकी है शोहर के साथ, अलहदगी हो चुकी है? जी, पहले थी, अभी वो नहीं है, पर मैंने अभी किया मैंने केस जो है ना। ठीक है, खुला चल रहा है आपका जी, मामला चल अभी- रहा है, हाँ तलाक जी। लेना चाह रही हैं आप? जी, ठीक है, बच्चों की बुनियाद पे वो ब्लैकमेल करता है, कभी किसी बात पे मनवाता है, कभी किसी बात पे। ठीक तो है, ये चीज़ें देख देख के बर्दाश्त करके मैं थक गई थी। ठीक है। फिर वो बच्चों को लेने के लिए आया आपके घर के बाहर, आपने अब जो रात वाकया बता रही हूँ जी, वो 6-7 माह वो लेके चला जा चुका था। ठीक है। मैंने मतलब तब भी 15 पे कॉल की नहीं हुई कि वो बाप है वो लेके जा सकता है, वो ये। मैंने अच्छा। कहा अगर वो बाप है तो मैं माँ हूँ,
आप करें तो सही। उन्होंने तब भी कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, वो बाप है, वो लेके चला गया, कोई बात नहीं। ठीक। 6-7 माह बाद मेरा राब्ता हुआ है उनके साथ, तब भी मैंने ये केस वगैरह जो वकीलों के पास थे मैंने किया उस पर, ठीक है, मुझे नहीं मिले बच्चे। ठीक है, उसके बाद 6-7 माह बाद राब्ता हुआ है उसके साथ। घर वालों से मैंने बोला है कि आप उसको बुलाओ, यहाँ पे बैठे बच्चे अगर उस में फ़ैसला देंगे मुझे कोई मसला नहीं ठीक है, है। लेकिन आप उनको बुलाएं। 6-7 माह बाद बच्चों को लेके आया वो, पापा के कहने पे ठीक है, लाया है वो घर। मैंने घर आके बातें हुई हैं यही कि ठीक है तुम, दरअसल पापा ने लिए हुए हैं उनसे पैसे ठीक है, घर के लिए, ठीक है, तो वो जो भी मतलब बात अपनी मनवाता है कि मैंने पैसे दिए हैं, मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो ये करते ही, इनका बाप जो है वो उसको बोलेगा, ये करवा लेगा। ठीक है, इस वजह उन्होंने बुलाया, बात हुई है कि तुम इसके साथ जाओ, फैसलाबाद जाओ, ऐसे जाओ। मैंने कहा मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मेरे बच्चे मुझे दे दे। नहीं तो आप ऐसा करें कि वकील के साथ रब्ता करें, ये अगर बच्चे वहाँ पे बयान देते हैं कि हमने बाबा के साथ रहना तो मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है। बच्चे तो छोटे हैं अभी, कितनी उम्र है? एक 2 साल का है और एक 7 साल का है। तो अभी तो आपके पास रह सकते हैं जी। कानूनी तौर पर। तो तब भी उसने ये बयान दिया कि मैं तुम जो कर सकते हो कर लो, बच्चों को मैं लेके चला जाऊंगा, ठीक हो तुमसे गया। जो होता है वो तुम कर लो। ठीक है, ये बात हुई है, मैंने उसकी बात नहीं मानी। ये बच्चों को रेडी करने लग गया सुबह 4 बजे ना, कि बिना बताए वो सोए हैं, मैं चला जाऊंगा। मैंने इसको बोला, मैंने कहा बच्चों को नहीं लेके जाने देना। मैंने कहता तुमसे जो होता है तुम कर लो। मैंने 15 पे कॉल की है, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। ठीक है। फिर मैंने कॉल की है, फिर मैं दूसरी छत, अपने घर से दूसरी छत फैलाऊंगी हूँ, मैंने दरवाज़ा उनका खोला है, मैं खोल के फिर बाहर आई हूँ। मैंने जब उनको 15 पे कॉल किया रात के दोबारा, कितने बजे थे? रात के 3:30 का टाइम था। 3:30? जी। आपने 15 पे कॉल की और पुलिस ने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया? वहाँ पे पुलिस नहीं आई? हाँ जी। आई पुलिस? नहीं आई। नहीं आई। मैं फिर उधर उनसे मैंने बोला कि मैं खैरा पुल पे आ गई हूँ, जैसे भी मैं गई हूँ, मैं खैरा पुल पे आ गई हूँ। उन्होंने कहा आप बाटा थाने आ जाओ। अच्छा, रात को पुलिस ने कहा कि आप थाने आ जाएं? जी। पुलिस आपके पास नहीं आई? ठीक है। मैं बाटा थाने गई हूँ, उन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन मेरी दर्ज की है, लेकिन वो उनका नंबर टैग जो था वो नहीं लगा रहे थे। मैंने कहा कहते पहले तो ये आपका टाइम नहीं बनता 15 पे कॉल करने का, ये बहुत सुबह सुबह आपने डिस्टर्ब कर दिया है। बच्चे पुलिस थे, वाले क्या कहते हैं कि आपने रात को, ये कोई टाइम है आपका कॉल करने का? अच्छा, ये थाने वालों ने कहा? जी। कौन था जो कह रहा था? सर उनका नाम नहीं पता मुझे। अच्छा, तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि आप अकेली गई थी थाने में? हाँ जी, मैं थाने में पहले अकेली गई थी, बाद में मैंने अपने दोस्त को बुलाया कि आप मेरे साथ आओ। वो है। मेरी बात नहीं सुन रहे। नहीं, पहले जब आप गई हैं रात को तो पुलिस ने कहा कि आपने इस वक्त क्यों कॉल किया? जी, 15 पे? उन्होंने कहा आपने क्यों आराम कॉल का किया? टाइम है। ये टाइम है हमारे आराम का, आपने ये क्या स्यापा वगैरह डाला हुआ है ऐसे कॉल करके ना। ठीक है। मैंने कहा सर मेरे बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो बाप है, अगर आपको कैसे पता कि वो लेके जा सकते हैं? आपको इस चीज़ का इल्म है? मैंने कहा सर वो मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है, मेरे साथ ऐसे बात हुई है, वो मेरे पहले भी लेके जा चुका था, अब भी उसने ले जाने हैं। तो आप प्लीज़ मेरे बच्चों को रोकें, आप जाएं, उनको इधर बुलाएं या उनसे बात करें, मेरे बच्चे मेरे हैंड ओवर करें। ठीक है। उन्होंने मुझे वागा भेज दिया है, वागा चौकी। वाघा चौकी, जी। जो बाटापुर पुलिस स्टेशन की चौकी है, जी, वाघा, वहाँ उन्होंने भेज भेज दिया। वहाँ पे था वो कौन है? वहाँ पे उनका वो था ना, इंचार्ज था जी। अच्छा, सनी बशीर ने मुझे कहा है कि ये कोई टाइम है तुम्हारा? उसने भी यही कुछ उसने कहा? भी यही कहा है। पहले तो वो उठा ही नहीं है, अंदर जा कोई मुलाजम कोई चीज वहाँ भी आप अकेली गई? नहीं, वहाँ पे फिर मेरे साथ दोस्त गई थी। वो खातून है आपकी जी, दोस्त? जी। ठीक है। फिर तो उन्होंने फिर कहा कि ये कोई टाइम नहीं है, 2 खवातीन वाघा चौकी जाती हैं और चौकी इंचार्ज बकौल आपके जो भी आपको वहाँ पे मिलता है वो कहता है कि ये टाइम है हाँ जी, कहते हमारे ये से मदद मांगने का। बेआरामी कर दी है आपने हमें, ये कोई टाइम है आप लोगों का यहाँ पे आने का? 15 पे कॉल चला रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चे बाप के पास जा रहे हैं, कोई गैर तो नहीं लेके जा रहा। मैंने कहा मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं, मेरे बच्चों को खतरा है उनसे, मैं नहीं लेके जाने दे सकती उनको, तो मैं आपके लिए हेल्प के लिए आई हूँ, तो आप मेरी हेल्प करें। तो उन्होंने ये बात की है कि बड़े गुस्से से उन्होंने बोला है, बात सुनने को तैयार नहीं थे, बड़े गुस्से से उन्होंने अपने उन मुलाजमों को भेजा, उन घर बच्चों को लेके आए हैं, उसको उठवाया है, तो ला के यहाँ पे फिर उन्होंने अंदर, पहले तो मुझे बाहर निकाल दिया, जब वो आए ना कमरे से मुझे बाहर निकाल दिया। नहीं, जब आपने कंप्लेन की आपके शोहर को और बच्चों को पुलिस ले आई है जी। ठीक है, चलो ये तो अच्छा काम किया पुलिस जी, ने, थाने ले आए। जी, लेके आए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने मुझे बाहर दिया। पहले तो जब हम गए, हमारी गाड़ी रोकवा के वहाँ पे डाला रखवा के, ये रेत वाले ट्रालियों से पैसे लेने लग गए हैं पुलिस वाले वहाँ पे डाला हमारा रुका है, ट्राली वाले जा रहे थे, ये उनसे पैसे लेने लग गए हैं।
10-15 मिनट हमारा डाला वहीं पर रुका रहा है, चौंकी वहाँ पे नहीं गया। आपको भी पुलिस की गाड़ी में बिठाया हुआ था? हाँ जी, मुझे भी पुलिस की गाड़ी पे बिठाया। साथ कोई लेडी पुलिस कांस्टेबल भी थी? नहीं। मेल ही थे सारे? जी। ठीक है। मुझे अंदर लेके जाया गया है, वहाँ पे ये पीछे से जो इनसे बात हुई है, मेरे शोहर से क्या बात हुई है, क्या लिया है, क्या दिया है, मुझे नहीं पता। जब मैं अंदर गई हूँ, ये शोर शराबा करने लग गए हैं, मेरे से बदतमीज़ी करने लगे हैं। मैंने कहा मैंने अपना केस यहाँ पे करवाने नहीं, आपने बच्चे बहुत गंदी गलीज गालियाँ दी हैं ना आपको? जी। पुलिस ने? पुलिस ने। ये साथ उसके 6-7 मुलाजिम थे। जब यहाँ पे ये शोर शराबा हुआ है ना, फिर ये बदतमीज़ी करने लगे हैं ना, तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा अपने बच्चे देने हैं उनको दे दें, मैंने यहाँ पे कार्रवाई नहीं करवानी, मैंने कुछ आपने देने हैं उनको दे दें, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उस जो एक था ना, उसने कहा इत्थे बह बीबी, इत्थे बह के साड़ी गल सुन, इस तरह तू नहीं जा सकती, ना तेन उसे जान देना है। ऐसे बात की है, इन्होंने बात की है। फिर ने कहा है कि तुम्हारी जैसी जो औरतें होती हैं ना, वो ऐसे जो अड्डों पे काम करके अपने बच्चों को पालती हैं। मतलब कि मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें बच्चे नहीं दे सकता, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें बच्चे ना दूँ, मैं इनको ऐसे करवा दूँ कि तुम सारी ज़िंदगी भी ना इनको ले नहीं सकती। फिर उसने बोला, मतलब कि उसने कहा कि किसी तरीके से सुलह हो जाए, ये बात ख़त्म हो जाए, रफा दफा हो जाए। मैंने उनसे ये बात की है, मैंने कहा आपने मेरी बात सुनी है कि मेरे घर में मसला क्या है, क्या चीज़ है। उन्होंने कहा अच्छा, हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जैसी अगर औरत इतनी इज़्ज़तदार होती ना तो ये चीज़ें ना होती। इज़्ज़तदार औरतें घर बैठ जाती हैं, चाहे वो मर जाएँ, जो मर्जी हो जाए। तुम जैसी औरतें बाहर निकल आती हैं, तुम बच्चों को मंगवाओगी, ये मांगेंगे, खाओगी, तुम अड्डों पर काम करोगी। ऐसी बदतमीज़ी, उसके बाद गालियाँ देने शुरू हो गए, बदतमीज़ी करने लग गए कि बेआराम कर दिया है, ये कोई तरीका तुम लोगों का, ये कोई ऐसी चीज़ होती है कि तुम जब दिल किया तुम लोगों ने 15 पे कॉल कर दी। वो सुबह इतनी सुबह बच्चे लेके जा रहा था। मैंने उनसे कुछ भी नहीं उसके बाद कहा। एक मुलाजिम ने बोला कि सर आप उसकी बात सुने, वो कहना क्या चाह रही है। फिर मैं जब बताने लगी हूँ ना, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जैसी औरतें ना ऐसी ही करती हैं। मैंने कहा फिर आप मेरे से सफाई ना मांगे, आप मेरे से ना पूछें कि मेरे साथ हुआ क्या है, आप मेरे बच्चे मेरे हैंड ओवर कर दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद उसने बदतमीज़ी किया, मेरे दोस्त से भी बदतमीज़ी किया, सबसे बदतमीज़ी किया, बड़ी ज़ुबान चलाई है उसने। उसके बाद जब उन्होंने 15 पे कॉल किया है, उसके बाद उन्होंने मेरा वीडियो बयान लिया है कि तुम ये बोलो कि हमने इनसे बदतमीज़ी नहीं की। अच्छा, ये बयान भी आपका लिया है कि आप बोलो कि हमने बदतमीज़ी नहीं की, तुम्हारे बाप ने बदतमीज़ी की है इनके साथ, अच्छा। फिर बच्चे तुम्हारे हैंड ओवर करूँगे वरना नहीं। फिर आपने बयान दिया जी मजबूरी के लिए कि बच्चे लेने हैं वापस, तो इसलिए बयान दिया। जी। फिर आपने बयान दिया, बच्चे आपको दे दिए, कुछ लिखवाया भी उन्होंने? हाँ जी, वो कागज़ पे वाइट पेपर पे उन्होंने थंब लगवाया, लिखवाया कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ वीडियो बनाई है ये बयान के बाद कि हम अपनी तरफ से क्लियर हो जाएंगे, हमने बच्चे जो है उसके हैंड ओवर कर दिए। ठीक है, अब आप क्या चाहती हैं? इंसाफ के लिए गई थी मैं, अपने बच्चों के 6-7 माह बाद मैं मिली थी उनसे, दोबारा उन्होंने ले जाने थे, लेकिन इसने इतनी बदतमीज़ी की है ना के साथ देने के लिए, इंसाफ के लिए। कोई एप्लीकेशन फिर देनी थी कि ऐसा रवैया पुलिस ने आपके साथ? मैंने दी है। किसको? मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी, CCPO भी दी थी। क्या हुआ? उन्होंने उनको किया था, किसी को इंक्वायरी मार की उन्होंने? जी। किसको? सर उनका नाम नहीं आ रहा। अच्छा, नाम नहीं पता, किसी को उन्होंने इंक्वायरी दी? हाँ फिर जी, पुलिस ने जी, बुलाया? उन्होंने बुलाया मुझे, ये कहा कि हम उसको सुबह, मैंने बात की है कि सर ये उनका कहना नहीं बनता था, वो भी बहनों वाले थे, अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनका ये कहना नहीं बनता था कि तुम अड्डों पे काम करके तुम अपने बच्चों को पालोगी, जो भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम उनको सुबह बुलाएंगे, बुला के हम आपके सामने उनके सामने आपकी बात करवाएंगे, फेस टू फेस करवाएंगे, फिर बात होगी। अच्छा, आप किसी सीनियर ऑफिसर के पास गई एप्लीकेशन लेके? जी सर, मैं गई हूँ। कहाँ गई?
CCPO गई थी मैं, ठीक है, सीसीपी ऑफिस गई, ऑफिस गई थी मैं। ठीक है। एक डीआईजी साहब भी खुली कचहरी लगाते हैं, वहाँ गई? जी मैं वहाँ पे गई हूँ। उन्होंने वहाँ पे मेरा वो एप्लीकेशन दर्ज थी कंप्यूटर पे, ठीक है। उन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया वहाँ पे। ठीक है, कुछ भी डीआईजी नहीं साहब कहा। मिले नहीं आपको? नहीं मिले हमें। उन्होंने कहा कि वो 2-3 दिन बाद बैठेंगे, फिर आपसे उनका करवाएंगे, तो आप बात कर लीजिएगा। हम 2-3 दफ़ा गए हैं लेकिन नहीं हमें मिले वो। ठीक हो गया। अच्छा, आप को जो भी फैमिली का आपका इशू था वो तो ज़ाहिर है अदालत में आपका केस चल रहा है, जी वो तो अदालत ने फैसला करना है। आपको ये दुख है और तकलीफ़ है कि जो पुलिस ने आपके साथ, सर वो शायद मेरे पापा मुझे रख लेते हैं, लेकिन उनको ये बोला गया था कि ये तो तुम लोगों को गंदा कर रही है भाई, लेकिन तुम अगर इतने गैरत, मेरे बाप से कहा जाता है, मेरे बाप को कहता है कि अगर तुम इतने गैरत वाले हो ना, तुम गैरत वाले हो ना, तो इसको घर ना रखना। तो अभी मैं 4-5 दिन से बाहर अपने दोस्त के घर रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ। कुछ कहना चाहती हैं इधर देख के? जी मैं मरियम नवाज से ये कहना चाहती हूँ कि वो भी एक औरत है, मुझे भी इंसाफ चाहिए। ये जो उसने किया है, ने जो गलीज गालियाँ दी हैं, जो मेरे बाप के खिलाफ, मेरे खिलाफ मेरे बाप को किया है। हाँ बिल्कुल जी, ये जो खातून है इसका मुद्दा कुछ इस तरह से है। वैसे तो तमाम विंग जो हैं, वो इन्वेस्टिगेशन विंग हो या ऑपरेशन विंग हो, खुली कचहरियाँ और ओपन कोर्ट्स का जो सिलसिला है उन्होंने जारी रखा हुआ है। और वहाँ पे ऐसे लोग जिनकी कोई सुनवाई ना हो रही हो, पुलिस के ख़िलाफ़ कंप्लेन हो, किसी आम लोगों के ख़िलाफ़ कंप्लेन हो, वहाँ पे उनकी दाद रसी के लिए ओपन कोर्ट खुली कचहरियाँ जो हैं वो मुनक्किद होती हैं। इस खातून का घरेलू एक मामला है, अपने शोहर के साथ इसका एक इख्तलाफ है, ये उसके साथ नहीं रहना चाहती, जो भी वजह है वो इसका मामला है और वो मैटर कोर्ट में चल रहा है। इसने 15 पे इसलिए कॉल की कि इसके बच्चों को इसका शोहर अपने साथ ले जाएगा। पहले भी 7 माह बाद इसको बच्चे वापस मिले, पुलिस ने दिलाए या जैसे भी आए, तो दोबारा फिर वैसा ना हो। इसने 15 पे कॉल की रात 3 बजे, 3 और 4 बजे का टाइम ये बताती हैं। तो पुलिस ने बजाय इसके कि इसकी मदद करने के लिए इसकी उस जगह पे आते जहाँ पे इसने कॉल की थी, अपने घर पे थी मौजूद, वहाँ पे आती, लेकिन पुलिस वहाँ पे नहीं आई। जब ये पुलिस स्टेशन जाती है, बाटापुर पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे जो भी एहलकार या ऑफिसर होता है वो उसको कहता है कि ये हमारे आराम का वक्त है और आपने इस वक्त हमें कॉल क्यों की है। फिर उसके बाद ये चौकी बागा चली जाती है, वहाँ पे भी ऐसा ही रवैया होता है। जिस एहलकार का ये नाम लेती हैं उनका क्या डेजिग्नेशन है, क्या होता है, ये बेहतर जानती हैं। या सीनियर अफसरान जब भी इसकी इंक्वायरी करेंगे तो फिर तमाम हकायक जो हैं वो सामने आएंगे। वहाँ पे इसके साथ भी नारवा सलूक होता है। इसका शोहर बच्चे ले जाता या ले जाना चाहता था, ये एक अलग मैटर है। ये मदद के लिए गई और इसके साथ किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया पुलिस एहलकारों ने, इस पे गुस्सा है, इस पे ये नाला है, उस पे ये नाराज़गी का इजहार करी है। फिर ये अपने इंसाफ के हसूल के लिए कि उसके साथ पुलिस की जानिब से ऐसा सलूक किया गया जो ये तवक्को नहीं करती थी, तो ये डीआईजी ऑपरेशन के ऑफिस भी गई, सीसीपीओ के ऑफिस भी गई, लेकिन इसकी दाद रसी नहीं हुई। एप्लीकेशन जो है वो मार्क हुई है सीसीपीओ की जानिब से, तो गालबन एसपी कैंट जो है वहाँ पे उनके पास गई होगी, लेकिन अभी तक इसका, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई है या इसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। चाहती ये क्या है कि जिन्होंने इसके साथ गैर महज़ब ज़ुबान का इस्तेमाल किया, गैर इखलाकी बातें की, उनको सज़ा मिले। और जो वालिद इसका था, पुलिस ने उसको भी डराया, उसको भी धमकाया कि तुमने अपनी बेटी को घर में क्यों रखा हुआ है, बकौल इसके कि वो बाप भी इससे नाराज़ हो गया और इसको घर से जो है वो जाने के लिए कह दिया। ये घरेलू इनके मामलात हैं, ये क्या है, ये अलग चीज़ है। लेकिन पुलिस ने जो इसके साथ सलूक किया उसके ऊपर आला हुकाम को, आला अफसरान को यकीनन कोई इंक्वायरी करनी चाहिए। और जो डिपार्टमेंट के लिए ऐसे लोग बदनामी का बाइस बनते हैं अभी भी, कि इतना चेक एंड बैलेंस होने के बावजूद भी पुलिस एहलकार ऐसा रवैया रखते हैं, तो उनके खिलाफ यकीनन कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया और बताया भी कि किस तरह से लाहौर समेत पंजाब भर में ख़वातीन को और बच्चों को और बच्चियों को हरासा किया जाता है।
सीसीटीवी फुटेज जब मंजर आम पर आती है और पुलिस कितना तेज़ी के साथ एक्शन लेती है, ये भी हमने आपको दिखाया। और ऐसी हरकतों से इत्मीनान करने वाले लोगों के बारे में डॉक्टर्स, माहिर नफ्सियात क्या कहते हैं, उनकी गुफ्तगू भी हमने आपको प्रोग्राम में दिखाई। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।